गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। आज की वीडियो में, आज की क्लास में जो बेल्ट कन्वेयर की स्टडी हम लोग कर रहे थे, उसी पर बेस्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसकी स्टडी करने वाले हैं। साथ ही और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो आई हुई क्वेश्चंस है, WCL ACCL के एग्जाम में अपियर होने वाले कैंडिडेट तैयार हो जाइए विगत वर्ष के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करने। साथ ही DGMS के एग्जाम में अपियर होने वाले ओवरमैन माइनिंग सरदार सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के कैंडिडेट बेल्ट कन्वेयर पर बेस्ट जो क्वेश्चंस आई हुई है उसको सॉल्व करने के लिए चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है ये, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए बेल्ट ऑफ 1 मीटर विड्थ कन्वेज मटेरियल ऑफ बल्क डेंसिटी 1.35 टन पर क्यूबिक मीटर एट स्पीड ऑफ 90 मीटर पर मिनट, व्हाट इज इट्स कैरिंग कैपेसिटी। प्रश्न का मतलब समझ लेते हैं फ्रेंड्स, फिर मैं स्क्रीन पर भी शेयर करते हुए और नए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। तो ये देखिए प्रश्न कहती है ए बेल्ट ऑफ 1 मीटर विड्थ, यहाँ पर आपको विड्थ दिया हुआ है बेल्ट का जो कि 1 मीटर है। तो आप अंडरलाइन इसको कर दीजिए कि बेल्ट का विड्थ जो है 1 मीटर दिया हुआ है। आपने अंडरलाइन कर लिया। अब जो है आपको ये कन्वे कर रही है मटेरियल को जिसकी बल्क डेंसिटी दी हुई है, बल्क डेंसिटी दी हुई है ये 1.35 टन पर क्यूबिक मीटर एट स्पीड दी हुई है 90 मीटर पर मिनट, व्हाट इज इट्स कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा फ्रेंड्स। कैरिंग कैपेसिटी मैं ब्लैक कलर से लिखने की कोशिश करता हूं, डार्क दिखेगी आपको थोड़ा। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बेल्ट। तो इसके लिए जो आप बेल्ट का स्ट्रक्चर कल भी मैं बताया था कि ये जो है अगर बेल्ट है आपकी जिसमें आप मटेरियल कन्वे कर रहे हैं, इसकी जो चौड़ाई कहा जा रहा है, ये जो है चौड़ाई कितना मीटर है, 1 मीटर है। ये आप विड्थ के रूप में कह दिए 1 मीटर, ये इसकी चौड़ाई हो गई। और ये जो मटेरियल इसके ऊपर जो जा रही है, इसकी जो बल्क डेंसिटी है, ये आप कह रहे हो, अगर इसको B से डिनोट कर रहे हो तो ये आपका दिखाई दे रहा है कितना, 1.35 टन पर मीटर क्यूब, ये आपको दिखाई दे रही है। साथ में इसकी जो स्पीड दिखाई दे रही है, स्पीड को अगर आप V से डिनोट करो तो V बराबर आपको यहाँ 90 मीटर पर मिनट दिया हुआ है। अगर इसी को आप पर सेकंड में चेंज करने का प्रयास करो तो ये 90 मीटर पर मिनट यानी कि बटे में मिनट दिया हुआ है। आप इसको 1 मिनट भी कह सकते हो। इस केस में 90 मीटर और 1 मिनट को आप सेकंड में चेंज करना चाहो तो 60 सेकंड हो जाएगी। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 ये मीटर ऊपर में बच रहा है, बटे में आ गई आपको सेकंड। तो ये जो हो गई आपकी वेलोसिटी हो गई 1.5 मीटर पर सेकंड। अब जो आपको कन्वेइंग कैपेसिटी ऑफ द बेल्ट की जो फॉर्मूला होती है उसके लिए आपको याद रखना है ABV। ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखनी होगी, जिसके आधार पर ये जो क्वेश्चन है वो बनेगी। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बेल्ट ABV होती क्या है, आपको पहले ये याद रखना होगा कि वेयर A इक्वल्स टू एवरेज साइज ऑफ मटेरियल, एवरेज साइज ऑफ मटेरियल। ये जो एवरेज साइज ऑफ मटेरियल रहती है इसको कहा जाता है कि ये W²/10 टू W² 12 के बीच में रहता है।
तो ये W क्या है आप यहाँ पर कह चुके हो कि W जो है 1 मीटर बेल्ट, जो बेल्ट है, बेल्ट, ये जो 1 मीटर बेल्ट चौड़ाई की जो बेल्ट है वो आप इसको इस जगह पर रखोगे तो इसके लिए आप इसको ये कह सकते हो कि W स्क्वायर बाई 10 प्लस इसका W स्क्वायर से लेकर 10 से लेकर के 12 तक आपके बीच में इसको डिवाइड करना रहता है। तो इसको आप ये कह सकते हो कि W स्क्वायर बाई 10 प्लस W स्क्वायर बाई 12 का ये जो है अपॉन में 2, ये एवरेज साइज निकल जाएगी। देखिए W स्क्वायर बाई 10 प्लस W स्क्वायर बाई 12, ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर, दो नंबर का जब आप एवरेज निकालना चाहते हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हो, वो एवरेज निकल जाता है। 10 नंबर है तो 10 नंबर को जोड़ करके 10 से डिवाइड कर देते हो, वो आ जाता है एवरेज। वही एवरेज आपको निकल जाएगी जो कि एवरेज साइज ऑफ मटेरियल कहा जा रहा है। एवरेज का मतलब आप समझ गए। अब यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो W की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, साथ में ये जो है 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, और इधर 12 है, इसको सॉल्व करके मेरे को जल्दी से बताओ कितनी आ रही है। 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये 0.1 आएगी, और ये जो प्लस करोगे आप, मैं कैलकुलेटर उठाता हूँ, आप भी कैलकुलेटर उठाओ और उसको सॉल्व करने का प्रयास करो कि क्या आता है। देखो कितना से कितना को डिवाइड करना है, ये रहा आपका 1 को 12 से डिवाइड करना है, 1 को 12 से डिवाइड करना है यार, ये 0.083 ये आप ले लो। तो इसको आप करोगे तो ये +1 करोगे तो इससे +1 भी कर दो, इक्वल टू करके प्लस 0.1 तो ये आ गई 0.183। ये हम क्या किए हैं, इसको अभी डिवाइड नहीं किए हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ गई 0.133 आ रही है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 0.183 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 0.0915 ये आ रहा है, 0.195। अब ये आ गई आपकी एवरेज साइज ऑफ मटेरियल। एवरेज साइज ऑफ मटेरियल आ गई, आप लोग को समझ लिए होंगे कि W स्क्वायर बाई 10 से W स्क्वायर बाई 12 के बीच में रहता है एवरेज साइज। तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ 1 मीटर दी हुई है तो 1 का स्क्वायर बाई 10 कर दिए, 1 का स्क्वायर बाई 12 कर दिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही आएगा। 1.2 देता है या 0.6 मीटर चौड़ाई देती है बेल्ट का विड्थ, तो उस केस में वैल्यू बदलेगी, लेकिन 1 मीटर देगी तो सीधा सीधा आपसे बन जाएगा। तो ये आप 2 से डिवाइड करिए, दोनों को मैं डिवाइड किया तो ये आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये देखिए 0.0915 आई हुई है। अब यहाँ पर जो B की वैल्यू, मैं फिर से इस कैलकुलेटर को उठाऊंगा, लेकिन वेयर ये आप निकाल चुके। अब यहाँ पर एंड आपको ये जो B दी हुई है, B क्या है, B जो है बल्क डेंसिटी ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल आप कन्वे करोगे, बल्क डेंसिटी ऑफ मटेरियल, बल्क डेंसिटी ऑफ मटेरियल, चाहे वो पत्थर आप ले जा रहे हो, हेमेटाइट ले जा रहे हो, बॉक्साइट लेके कैरी कर रहे हो, या कोयला कैरी कर रहे हो, उसकी जो बल्क डेंसिटी है उतनी इक्वेशन में दी हुई रहेगी। जैसा यहाँ पर दिया हुआ है 1.35 टन पर मीटर क्यूब।
तो ये टन पर मीटर क्यूब हो सकती है, केजी पर मीटर क्यूब हो सकती है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी पर क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकती है। तो यहाँ पर बल्क डेंसिटी बी आपने समझ लिया, ए समझ लिया, वी आप ये फिगर में देख चुके हो कि वी जो है क्या है, स्पीड ऑफ बेल्ट है या वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कह सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इन मीटर पर सेकेंड, इन मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड में आपके दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, आप निकाले हो कितना है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो बल्क डेंसिटी है 1.35 टन पर मीटर क्यूब में ही इसको लेते हैं इस केस में, जब आप मटेरियल कन्वे करते हो। तो अब चलो, आपको नीचे दिखाई दे रही होगी, जहां तक है कि नीचे वाली पोर्शन आपको दिख रही है, तो आप इसको क्या कर दो, कैरिंग देयरफॉर करके कैरिंग कैपेसिटी निकाल डालो। देयरफॉर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल बराबर क्या हो जाएगा, ए बी वी से, ये जो है आप निकाले हो, बताओ कितना आई है, ये जो है 0.0915 आई है, बी कितना है 1.35 है, इंटू भी कितना है 1.5 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ मेरे को कि कितनी आ रही है। चलो ये मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो 0.0915 इंटू में 1.35 इंटू 1.5, ये मैं किया तो आ गया 0.185, 0.185। चलो 3 डिजिट तक ही लेते हैं, 185। अब ये आ गई है, किस में आएगी ये, तो आप ये देखोगे कि ये जो वैल्यू आ रही है, आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करके देखो, जो यूनिट है इसके, एवरेज साइज ऑफ मटेरियल का जो है ये आपको आया है, किस में आई है, ये जो डब्ल्यू स्क्वायर है, डब्ल्यू स्क्वायर यानी कि मीट, ये जो मीटर, इसका एवरेज साइज की बात कर रहे हो, तो साइज जो आपकी आ रही है, आप यहाँ पर ए बराबर निकाले हो, ये जो है मीटर स्क्वायर, ये जो आएगी एवरेज साइज जो आएगी ये मीटर स्क्वायर में होगी। तो आप तीनों का मल्टीप्लाई करोगे यूनिट का, तो ये जो है क्या हो जा रही है, देखो यहाँ पर ये एवरेज साइज का ये मीटर स्क्वायर हो रही है, और आपका साथ में बी, बी जो है क्या है आपका, ये है टन पर मीटर स्क्वायर, तो इंटू में टन पर मीटर क्यूब, ये कर दिए, इंटू में आपका भी वेलोसिटी किसमें है, मीटर पर सेकेंड में है, तो ये मीटर पर सेकंड में। अब इसको देखो, काटो आप, तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर यहाँ पर जो है इसकी ये कट जा रही है, 2 मीटर कट जाएगी, 1 मीटर बचेगी, 1 मीटर इससे ये कट जा रहा है, टन पर सेकंड में आ रही है, किस में आ रहा है ये आपका, टन पर सेकंड में, 0.185 टन पर सेकंड में आ रहा है। ध्यान दे रहे होगे, जहां तक है आपको ये दिखाई दे रही होगी नीचे वाली पोर्शन, तो ये टन पर सेकंड में आई है। अब टन पर आवर में निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको ये सेकंड में दी हुई है 0.185 टन है पर सेकंड है, एक सेकंड में इतना है, तो आपको इस सेकंड को आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3600 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये जो सेकंड लिखे हो, टन पर सेकंड लिखे हो, ये किस में बदल जाएगा, टन पर आवर में बदल जाएगा, क्योंकि सेकंड को आप चेंज कर रहे हो बड़े यूनिट में, छोटा यूनिट है सेकंड, उसको आप चेंज कर रहे हो बड़े यूनिट में, तो इनटू करोगे, ऊपर में जो है उसको क्या करोगे, इनटू करोगे। तो चलो ये 0.185 को मल्टीप्लाई कर डालो किससे, 3600 से, तो ये आ रही है 667। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इसका 667 टन पर आवर, ये आपकी आ गई
क्या चीज जो पूछा था, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बेल्ट 667 टन पर आवर। अब आप ये देखो, जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दे करके, इस तरीके का जो प्रश्न है आपकी डेफिनेट है एग्जाम में आना, आप उसको सॉल्व कर सकते हो इसको, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, समझने के बाद। तो आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, थोड़ा और स्पष्ट विजिबिलिटी के लिए मैं ऊपर कर देता हूं, तो आपको ये दिखाई दे रही होगी बेल्ट कन्वेयर की ये जो क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है। इसमें मैं ऑप्शन के रूप में आपको दिया हूं 666 टन पर आवर, बी नंबर में 6666 टन पर आवर, सी नंबर में 66 टन पर आवर, डी और ई मैं नहीं दिया हूं। लेकिन आप यहां पे देख सकते हो कि जो अपनी आंसर आई हुई है वो 667 टन पर आवर आई है। यहां पर भी मैं आपको सॉल्व करके बताने का प्रयास किया हूं, और ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगी। ये आप समझ चुके कि कैसे ये बनती है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बेल्ट कैसे निकाली जाती है। मेन पॉइंट है आपको एवरेज साइज ऑफ द मटेरियल निकालना। तो मैं आपको जो और क्वेश्चंस हैं उनको दिखाता हूं और उसको आप समझने का प्रयास करो। तो जहां तक है 1 2 3 प्रश्न कल हम लोग कर चुके थे, आज जो है 4 नंबर का क्वेश्चन आप करने का प्रयास करो। देखो क्या कहता है, इन अंडरग्राउंड माइंस विच टाइप ऑफ बेल्ट आर यूज्ड एंड इन विच लिमिटिंग ग्रेडियंट आर मोर फेवरेबल। तो कल एक क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं करने का प्रयास कर रहा था कि बेल्ट हैविंग डैश डैश आर स्ट्रॉन्ग एज नाइलॉन ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस टू लॉन्गिट्यूडनल टीयरिंग एंड डैमेज ड्यू टू एज टर्न अप। तो बहुत सारे स्टूडेंट अपना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देने का प्रयास किए हैं, तो इसमें जो आंसर होगी वो नाइलॉन फैब्रिक होगी। बेल्ट हैविंग नाइलॉन फैब्रिक आर स्ट्रॉन्ग एज नाइलॉन offers very high resistance to longitudinal tearing and damage due to the edge turn up। यानी कि जो बेल्ट नाइलॉन फैब्रिक की होती है वो मच स्ट्रांगर होती है नाइलॉन की अपेक्षा, जिसकी हाई रेजिस्टेंस होती है वो टीयरिंग के प्रति, जो कि टर्न अप मुड़ी हुई जगह पर जो डैमेज होने की संभावना रहती है, टीयरिंग होने की संभावना रहती है, उससे वो प्रतिरोधक क्षमता उसकी ज़्यादा रहती है। तो आते हैं ये, आप इसका आंसर मैं नेक्स्ट पेज में जैसे यहाँ पर लिखा हूँ, फैब्रिक नाइलॉन फैब्रिक का, वो जो है आपकी आंसर होगी। अब चौथे नंबर देखिए, इन अंडरग्राउंड माइंस विच टाइप ऑफ बेल्ट आर यूज्ड एंड इन विच लिमिटिंग ग्रेडियंट आर मोर फेवरेबल। तो इनमें से कौन सी जो बेल्ट है वो आप अंडरग्राउंड माइन में मच फेवरेबल है यूज करना, साथ ही उसकी लिमिटिंग ग्रेडियंट कितनी है ये पूछा जा रहा है। 2 इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए ए नंबर में कहता है पीवीसी और 16 डिग्री, बी नंबर में कहता है रबर कोटिंग एंड 1/5, सी नंबर में रबर कोटिंग 1/3 विथ थ्रस्टर ब्रेक, डी नंबर में नन ऑफ द अबव, ई नंबर में ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप जो अंडरग्राउंड में होती है रबर कोटिंग वाली, वो फायरी होती है, आग लगने की संभावना रहती है, इसलिए हम रबर कोटिंग वाले जो बेल्ट होती है उसको हम इस्तेमाल अंडरग्राउंड में नहीं करते हैं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं, केमिकल नेम आप 12th में पढ़े होंगे, तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड कोटेड जो होती है बेल्ट, उसका उपयोग हम अंडरग्राउंड में करते हैं ताकि उसमें आग न लग सके। अब रही बात दूसरी कि जो डिग्रीनेस है, जो ढाल है, रोडवे का ढाल है, वो हम लोग 16 डिग्री से अधिक पर उसका यूज करते हैं, क्योंकि वो फिर जो मटेरियल होती है वो स्लिपेज करने लगती है, बेल्ट से नीचे गिरने लगती है, स्लिप करने लगती है। तो 16 डिग्री से अधिक डिग्री पर हम पीवीसी कोटेड का उपयोग नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन ए जो है इसकी राइट आंसर होगी। लेकिन रबर कोटिंग अगर बाय द वे आप सरफेस में ओपन कास्ट में यूज कर रहे हो, या फिर अपने सरफेस में कहीं पर साइडिंग से कहीं और नियरेस्ट प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो उस बेल्ट को जो रबर कोटिंग का है इस्तेमाल कर रहे हो ओपन कास्ट में, तो वो 1/5 ग्रेडियंट पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो 1/5 ग्रेडियंट यानी कब आप इस्तेमाल करते हो, जब हिली एरिया में ले जाते हो, या फिर जो है आप अपना प्लांट की हाइट बहुत अधिक ऊंचाई पर रहती है, तो वहां पर 1/5 डिग्री ग्रेडियंट पर भी आप रबर कोटिंग वाले का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ओपन कास्ट या सरफेस याद रखना बी नंबर के लिए। उसी तरह से
रबर कोटिंग अगर थ्रस्टर ब्रेक उसके साथ लगाते हो, ये भी लाइन सही है। किसके लिए सही है? सरफेस के लिए, ओपन कास्ट के लिए, या जो आप प्लांट में इस्तेमाल करते हो हाई डिग्री पर, उसको लेके जाते हो अपने बॉयलर में डालने के लिए कोयला को या फिर मिनरल को। तो यहाँ पर जो थ्रस्टर ब्रेक के साथ अगर इस्तेमाल करते हो रबर कोटिंग वाले को, तो 1/3 पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। कहाँ पर? सरफेस पर, ओपन कास्ट में। तो ये बी और सी लाइन दोनों सही है। किसके लिए? सरफेस और ओपन कास्ट। लेकिन आपके प्रश्न में पूछा हुआ है अंडरग्राउंड माइंस के लिए, तो ऑप्शन ए इज द इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगी फ्रेंड्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए कंपिटेंट ऑफ ए बेल्ट फॉर कन्वेयर सिस्टम। तो इनमें से कौन जो है वो जो हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए कंपोनेंट, जो इनमें से कौन सी कंपोनेंट है जो बेल्ट के लिए ये सही नहीं है, कन्वेयर सिस्टम में जो बेल्ट होती है उसके लिए ये सही नहीं है। कौन सी कंपोनेंट? तो ये जो है एज ब्रेकर स्ट्रिप, एज जो दिखाई देती है वो ब्रेकर स्ट्रिप, बी नंबर स्कीम और फ्रिक्शन, सी नंबर फैब्रिक पाइल्स, टॉप कवर, डी नंबर बॉटम कवर। तो यहाँ पर जो बेल्ट हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर जो बनाता है, तो उसमें बॉटम में भी कवर लगाता है, फैब्रिक पाइल्स भी लगाता है, उसके साथ टॉप कवर भी लगाता है। स्कीम और फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए उसमें रफनेस पैदा करता है। एज और जो हमारी किनारे रहती है, किनारा रहता है बेल्ट का, उसको ब्रेकर स्ट्रिप उसमें प्रदान करता है। तो मैं इसकी अगर पिक्चर दिखाना चाहूँ तो पिक्चर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगी। तो ये जो है आप देखते हो, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका, तो ये उसकी कट पेस्ट नहीं दिखाया हूँ, लेकिन ये इसके जो कंपोनेंट है, ये सभी कंपोनेंट इसके इस्तेमाल बेल्ट कन्वेयर में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर आप ऑल ऑफ द एबव जो होगी वो राइट आंसर होगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए कंपोनेंट, तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो बेल्ट का कंपोनेंट नहीं है। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव आर द कंपोनेंट। ऑल ऑफ द एबव भी नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर नॉट ए कंपोनेंट पूछा है, तो इसमें से कंपोनेंट नहीं है, तो इसमें नन ऑफ द एबव होगी। नन, इसको मैं नन कर देता हूँ। नन ऑफ द एबव जो है नॉट कंपोनेंट है, यानी ऑल कंपोनेंट है। ये होगी ई नंबर का ये मैं कर दिया इसको नन, नन ऑफ द एबव, ये जो होगी इसकी राइट आंसर होगी। नन ऑफ द एबव मैं कर दिया और इसको सेव भी कर दिया। चलिए, तो इसको स्लाइड शो की तरह से फिर से मैं बड़ा कर देता हूँ। ये मैं बड़ा कर दिया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। मोर फेवरेबल बेल्ट स्पीड्स आर, जो बेल्ट की स्पीड होती है, हमारा ज़्यादा स्लिप ना हो, ज़्यादा रगड़ ना खाए, ज़्यादा मटेरियल गिरे नहीं बेल्ट के ऊपर से, और पार्ट्स भी हमारे अच्छे रहें, तो उसके लिए जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड जो है 40 से 60 के बीच में अगर गाड़ी चलाते हो, तो आपकी जो स्पेयर पार्ट्स रहती है सुरक्षित रहती है, आपका भी बैलेंस, कंट्रोलिंग बैलेंस जो है ठीक रहता है। तो इसी तरह से बेल्ट की जो एक नॉर्मल स्पीड है, ऑप्टिमम स्पीड है, जिस पर कि वो खराब नहीं होती है, वो पूछा जा रहा है कि मोर फेवरेबल बेल्ट स्पीड इज, उसमें से क्या होगी? ऑप्शन ए कहता है 45 to 150 मीटर पर मिनट फॉर 0.6 मीटर बेल्ट। तो जो 0.6 मीटर चौड़ाई वाली जो बेल्ट होती है उसके लिए 45 से 150 मीटर प्रति मिनट होती है। बी नंबर कहता है 45 से 60 मीटर पर मिनट फॉर 1 मीटर चौड़ाई वाली बेल्ट के लिए। सी नंबर कहता है 45 to 60 मीटर पर मिनट फॉर 1.2 मीटर चौड़ाई के लिए। डी नंबर कहता है 45 to 150 मीटर पर मिनट फॉर 1.5 मीटर बेल्ट के लिए। तो ये जितने बेल्ट की चौड़ाई दी हुई है, ये सभी बेल्ट की चौड़ाई
यूज की जाती है, किसमें, जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर। मैं इसका बता चुका हूँ डायग्राम आपके पिछले क्लास में। बेल्ट कन्वेयर वाला जो है क्लासेस, उसमें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के तहत। तो आप जो है ये 1.5 मीटर के अलग अलग जो है चौड़ाई के लिए दी हुई है। तो यहाँ पर ई नंबर में दिया हुआ है बी और सी बोथ, यानी कि बी जो 45 से 60 मीटर, 45 से 60 मीटर, 1 मीटर और 1.2 मीटर दोनों के लिए है। तो यहाँ पर मैं आंसर ई लिख दिया हूँ, जो कि ई नंबर यानी कि बी और सी ही सही है। 50 से 60 मीटर के बीच, 45 से 60 मीटर के बीच का जो स्पीड होता है वो आपका करेक्ट स्पीड होता है, जिसको ऑप्टिमम स्पीड से कहते हैं, जिसको आप मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं। 60 मीटर पर मिनट यानी कि 1 मीटर पर सेकंड भी आप उसको कह सकते हैं। तो 1 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आप अधिकतम रखते हुए बेल्ट की चौड़ाई वाले 1 मीटर या 1.2 मीटर को कर सकते हो। तो ये जो है आपकी हो गई, आंसर ई हो गई। तो ये 3C ये यहाँ पर लिखी हुई है एक्स्ट्रा वर्ड, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब जो है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। चलिए WCL ACCL के कैंडिडेट्स जो ऊपर माइनिंग सरदार के एग्जाम में देने वाले हैं, या DGMS के सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास या माइनिंग सरदार के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए क्या कहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ कीपिंग लूप टेकअप इन द बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर में हम लोग लूप टेकअप देते हैं। लूप टेकअप क्यों देते हैं, इसका पर्पज पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है फॉर रोडवे एडवांस, जो रोडवे हम बढ़ाते जाते हैं, गैलरी में ब्लास्टिंग करके आगे बढ़ाते जाते हैं, या फिर कंटिन्यूस माइनर से कोयला लोड करते हुए आगे बढ़ाते जाते हैं, या शेयर से कोयला काटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो उस, या फिर जो ओपन कास्ट माइंस में आप ब्लास्टिंग करके या सरफेस माइनर से कोयला काट करके उसको आप लोड करते हुए बेल्ट कन्वेयर से ट्रांसपोर्ट करते हो, तो उस केस में फेस जब एडवांस होती है तो फेस के एडवांस के साथ ही आप उसमें लूप टेकअप देते हो, ताकि कुछ शिफ्ट आपका आराम से बिना बेल्ट को जोड़े हुए लूप टेकअप के थ्रू उसको आप आगे बढ़ा सको। तो ये ऑप्शन सही लग रही है, बी नंबर देखो, फॉर रिमूवल ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ बेल्ट। अगर कोई पार्ट डैमेज हो गई किसी कारण से, किसी के फ्रिक्शन से रब हो गई, खराब हो गई, तो उस पार्ट को 3 मीटर या 4 मीटर या 5 मीटर पार्ट को आप निकाल के बाहर करना चाहते हो, तो उससे आप काट के बाहर निकाल सकते हो। एक्स्ट्रा बेल्ट उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लूप टेकअप में 9 मीटर का लंबाई का, 9 मीटर लंबाई का एक्स्ट्रा बेल्ट आप उसमें लूप बना करके छोड़े हुए रहते हो, ताकि कभी भी ऐसा हो तो कर सको। तो ये ए और बी दोनों सही लग रही है। फॉर टेंशनिंग अरेंजमेंट इन बेल्ट, तो बेल्ट में टेंशनिंग अरेंजमेंट देने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सी नंबर भी आपको लग रही है सही है। तो यहाँ पर डी नंबर देखिए, ए एंड बी बोथ दिया हुआ है, यानी कि ए और बी दोनों के लिए करते हैं। नन ऑफ द एबव, आंसर पीटीओ एंड एक्सप्लेनेशन। तो इसकी अगले पेज में आपको आंसर दी हुई है और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप जो टेंशनिंग अरेंजमेंट इन बेल्ट वो करते हो, तो उसके लिए इसमें ये करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देखोगे तो ए और बी, डी नंबर को टिक लगाते हुए आप उसको आगे बढ़ सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर जो है आपको बताया गया है लूप टेकअप। अगर इसको समझने का प्रयास करोगे तो ये मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव करो, ये जो पोर्शन दिखाई दे रही है, जो बेल्ट टर्न हुई है, कैसा, एक उल्टा जेड जैसा। तो ये जो उल्टा जेड जैसा टर्न हुई है, इसी को बोलते हैं लूप टेकअप। ये बेल्ट दिखाई दे रही है जिसका सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो है आपका मोटर के साथ जुड़ा हुआ ड्रम है, जिसको हम लोग जो है ड्राइव ड्रम कहते हैं, और इसको ड्राइव मोटर लिखा हुआ है। ड्राइव मोटर के बगल में ही ड्राइव ड्रम रहती है। इस ड्रम से लपेटा हुआ जो बेल्ट है देखिए आ रहा है, और ये बीच में एक और पुली दी हुई है जिसको स्नब पुली कहते हैं, जो क्या करती है, अगर नहीं दे ये स्नब पुली को तो क्या होगा, इस बेल्ट से यहीं से जो है ये बेल्ट अपने मेरे कर्सर के साथ आगे की ओर बढ़ जाएगी, और ये
आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ बेल्ट और जो ड्राइव ड्रम है उसके बीच के एंगल ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाता है। ये कौन? स्नब पुली। तो ये स्नब पुली लगाई गई है। फिर यहाँ से आप ये लूप टेकअप ड्रम दो देखिए दिखाई दे रहे हैं, जो ये लूप टेकअप ड्रम कहलाती है। यहाँ से टर्न होकर के फिर से यहाँ पर आती है एक ड्रम जो कि रेल पर जो है ये स्टेब्लिश होती है, रनर जो है उसके ऊपर स्टेब्लिश होती है। और ये जो ड्रम है आगे पीछे होती है किसके थ्रू? ये हैंड विंच के थ्रू। हैंड विंच से जब हम लोग लीवर को घुमाते हैं तो इसको जब इस ओर होगी तो बेल्ट ढीला होगा, और ये वाला बेल्ट और विंच की ओर जाएगा तो बेल्ट जो है टाइट होती है। तो टेंशनिंग अरेंजमेंट देने के लिए यहाँ पर जो ये ड्रम दी हुई है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्लाइडिंग इन स्टील रनर, ये कहा जा रहा है कि ये जो ड्रम होती है जो स्टील रनर के ऊपर स्लाइड करती है और हम लोग लूज करने या टाइट करने का काम करते हैं। तो ये पुली जो है वो स्लाइडिंग पुली इन स्टील चैनल रनर्स के ऊपर ये लगी रहती है। कौन सी? जो विंच के सामने रहती है ड्रम। तो ये लूप टेकअप अरेंजमेंट, ये जो इतनी लंबाई आपको घुमा हुआ बेल्ट दिखाई दे रहा है इसी को लूप टेकअप कहते हैं, जिसकी लंबाई 9 मीटर तक हम लोग इसको रख सकते हैं, बेल्ट को एक्स्ट्रा रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो ड्रम दिखाई दे रही है ये डिलीवरी ड्रम है। कोयला यहाँ से आती है या मिनरल यहाँ से आता है और यहाँ पर डिस्चार्ज होता है। इसको डिलीवरी इंड कहते हैं या डिलीवरी, इस ड्रम को डिलीवरी ड्रम कहते हैं। इसी के इंड में एक टेलन ड्रम होगा, जब बाद में आगे की ओर जब इसको जहाँ लोडिंग होती है वहाँ पर एक ड्रम लगी रहती है जिसको टेल एंड ड्रम कहते हैं। तो इस तरीके से हम ये समझे कि लूप टेकअप में कैसे उसको अरेंज किया जाता है। बाकी फिगर आप देखकर समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 8 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नॉट इन्फ्लुएंस द कैपेसिटी ऑफ ए बेल्ट कन्वेयर इन टन पर आवर। तो ये जो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो बेल्ट की कैरिंग कैपेसिटी को प्रभावित नहीं करती है जो टन पर आवर में आप निकालते हो? तो देखो ए नंबर में फीड ऑफ कोल, जो कोयला आप जो डालते हो बेल्ट के ऊपर किस मैनर से डाल रहे हो, स्मूथली डाल रहे हो या एक बार पटक दिए, ज़्यादा सा कोयला डाल दिए फिर थोड़ा देर रुक गए, फिर कोयला डाले फिर रुक गए। तो ये यूनिफॉर्म जो तरीके से जो कोयला आप डालते हो या नॉन यूनिफॉर्म डालते हो उसकी कैरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करती है। साथ ही जो है स्पीड ऑफ बेल्ट की स्पीड, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे जिसमें वी जो आ रही थी मीटर पर सेकेंड में, वो भी प्रभावित करती है कैरिंग कैपेसिटी को। तो ये दोनों तो प्रभावित करती ही है। बी नंबर विड्थ ऑफ बेल्ट की चौड़ाई ज़्यादा रहेगी तो कैरिंग कैपेसिटी स्वाभाविक है कि उसको ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप ABV जो फार्मूला आप यूज किए थे उसके तहत जो W थी, विड्थ थी, जिससे एवरेज साइज आप निकालते थे। सी नंबर मैक्सिमम लंप साइज इज नॉट ग्रेटर देन हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ बेल्ट। जो बेल्ट की चौड़ाई होती है उसके चौड़ाई से हाफ से ज़्यादा आप लंप की साइज नहीं रखते हो। तो ये जो है आपकी बेल्ट की चौड़ाई का आधा से अधिक जो है साइज नहीं रखोगे लंप की जो साइज होती है। बट एवरेज साइज वेरीज बिटवीन, जिसकी एवरेज साइज जो है वेरीज करती है W²/10 to W²/12 डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, जो कि मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है। डी नंबर ये भी आपको कैरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करती है। डी नंबर देखो बल्क डेंसिटी ऑफ ब्रोकन मटेरियल इंक्लूडिंग एयर स्पेसेस। तो बल्क डेंसिटी यानी कि 1 क्यूबिक मीटर को ब्रेक करने के लिए कितना टन की लोड की जरूरत पड़ती है, जिसको टन पर क्यूबिक मीटर में आप निकालते हो, तो उसको ही बल्क डेंसिटी कहते हैं। बल्क डेंसिटी ऑफ ब्रोकन मटेरियल का जो बल्क डेंसिटी जिसमें एयर स्पेसेस भी जो है इंक्लूड होती है। एंड शेप ऑफ द बेल्ट का शेप कैसा है, ट्रफेंड बेल्ट है या फिर जो है फ्लैट बेल्ट है, वो आपको बहुत फैक्टर डिपेंड करता है उसकी कैरिंग कैपेसिटी। फ्लैटेंड बेल्ट रहेगी तो वो वेलोसिटी के साथ वो जो है फॉल होने की संभावना रहती है और वो गिर जाती है, लेकिन ट्रफेंड बेल्ट अच्छी कैपेसिटी के साथ कोयला को लेते हुए ट्रांसपोर्ट करती है। तो यहाँ पर ई नंबर ऑल ऑफ द एबव जो है आपकी राइट आंसर लग रही है। आप PTO में इसको चेक कर सकते हो। तो 8 नंबर जो आपकी ये भी 8 ही लिखी हुई है, ये भी 8 लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये वाली क्वेश्चन पहले आई है इसलिए 8 नंबर की कहलाएगी। तो ये 8 नंबर जो ये वाली 8 नंबर राइट होगी और इसकी आंसर ई ही कहलाएगी।
तो 7 का ई है, और इधर जो है 7 का ई तो हम लोग सेवन का डी कह दिए हैं, और ये जो है अपना 8 का ई ही आंसर होगी। तो ये 8 का ई आप जो है और टिक लगा सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये 8 नहीं होगी, ये क्वेश्चन नंबर 9 होगी, जिसको हम लोग बोर्ड में सॉल्व किए हैं। तो इस तरीके से आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। फ्रेंड्स, अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट मशीन पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।